Hello friends, welcome to my YouTube channel Learn and Grow. My name is Rukhsar Khan and I am presenting you a lecture series of BSc first year botany. BSc first year botany में जनरली हम एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ते हैं. इन सबसे पहले एक चैप्टर आता है बैक्टीरिया, वायरस एंड माइकोप्लाज्मा. तो आज मैं शुरुआत करने वाली हूँ जनरल अकाउंट ऑफ वायरस से. आई होप ये लेक्चर आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा. सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ वायरस. तो वायरस को अगर हम जनरल एक डेफिनेशन दें तो वायरस इज़ अ अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक नॉन सेलुलर हाईली इन्फेक्शियस एंटिटी. वायरस जो है वो न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बना होता है. न्यूक्लियोप्रोटीन से मतलब है इसका जो कोर कंपोनेंट होता है वो न्यूक्लिक एसिड होता है. न्यूक्लिक एसिड आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है. और ये जो कोर कंपोनेंट है यानी आरएनए और डीएनए जो है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर पैक्ड होता है. ये प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है ये प्रोटीन्स की भी बनी हुई हो सकती है और न्यूक्लियोप्रोटीन की भी बनी हुई हो सकती है. अब बात करते हैं वायरस टर्म के बारे में. तो ये वायरस टर्म जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है. लैटिन वर्ड विरियन है और विरियन का मतलब होता है पॉइजन. अब वायरस जो है सबसे पहले 1892 में डेमेट्री इवेनवस्की ने ट्रांसमिशन ऑफ वायरस को रिपोर्ट किया और इन्होंने टोबैको मोज़ेक डिसीज़ के बारे में बताया. और उसी एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड करते हुए 1898 में विजनिक साइंटिस्ट ने क्या किया, उसी इन्फेक्टेड प्लांट को जो कि टीएमवी वायरस से डिसीज्ड था उस प्लांट के सस्पेंशन को कलेक्ट किया और उसे एगरोस जेल से पास कराया. जब उन्होंने एगरोस जेल से पास कराया तो वो उससे इजीली पास हो गया. फिर उस जो इन्फेक्टेड प्लांट से उन्होंने एक सस्पेंशन को कलेक्ट किया और फिर उस सस्पेंशन को अगेन हेल्दी प्लांट पे इनोकुलेट किया. जब उन्होंने उस हेल्दी प्लांट पे उस सस्पेंशन इन्फेक्टेड सस्पेंशन को इनोकुलेट किया तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर भी डिसीज़ कॉज हो गई. जिससे उन्होंने क्या किया कि वो जो फ्लूइड था उसको उन्होंने नाम दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम. उन्होंने बोला इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड उन्होंने कहा. और इसी इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड को लुइस पास्चर ने टर्म दी और इस इन्फेक्शियस फ्लूइड को फिर फाइनली क्या कहा गया, वायरस. बहुत सारे वायरोलॉजिस्ट कंसीडर करते हैं कि वायरस इज़ द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि ये कुछ कैरेक्टर लिविंग के पजेस करता है और कुछ कैरेक्टर्स नॉन लिविंग के. तो व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग्स, जैसे कि ये ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन शो करता है क्योंकि ये होस्ट सेल में जाता है, वहाँ पर अपने नंबर को इंक्रीज़ करता है. होस्ट की पूरी मशीनरी को इस्तेमाल करेगा और अपने जो कंपोनेंट्स हैं उनका फॉर्मेशन करेगा और इस तरीके से अपने नंबर को इंक्रीज़ करेगा. दैट मीन्स ये ग्रोथ भी कर रहा है और मल्टीप्लिकेशन भी कर रहा है. म्यूटेशन मतलब होता है चेंजेस. तो वायरस म्यूटेशन को शो करते हैं, वो अपने स्ट्रेन में कंटिन्यूसली चेंजेस करते रहते हैं जिसको हम बोलते हैं कि उनमें म्यूटेशन होता है, जो कि लिविंग बीइंग की बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है. उसके बाद इसमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है. न्यूक्लिक एसिड हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को कैरी करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसमें आरएनए भी प्रेजेंट हो सकता है और डीएनए भी प्रेजेंट हो सकता है. साथ में ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं. दैट मीन्स जो वायरस है वो किसी पर्टिकुलर फैमिली के मेंबर्स पर ही जाकर अटैक करेंगे, ये उनकी स्पेसिफिसिटी होती है. और ये ऑब्लिगेटेड पैरासाइट होते हैं, क्योंकि ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये है कि ये किसी पर्टिकुलर होस्ट सेल पर ही जाकर अपने उसकी मशीनरी को इस्तेमाल करके अपने नंबर को इंक्रीज़ करेंगे. इसलिए ये ऑब्लिगेटेड होते हैं इनकी कि किस पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल पे जाकर ये अटैक करेंगे. इसमें चूँकि ये इन्फेक्शियस पार्टिकल हैं, इनमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ हैं और ये लाइट, टेम्परेचर, रेडिएशन, केमिकल सबके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करते हैं, जो कि लिविंग बीइंग की इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है. अब बात करते हैं नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर कि कौन से नॉन लिविंग बीइंग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये शो करते हैं. सबसे पहला क्रिस्टलाइन फॉर्म.
हम इन्हें इजीली क्रिस्टल फॉर्म में कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये होस्ट सेल के बाहर एज अ नॉर्मल प्रोटीन पार्टिकल, इनर्ट पार्टिकल बिहेव करते हैं। तो ये क्रिस्टल फॉर्म में हम इन्हें कलेक्ट कर सकते हैं, और होस्ट सेल के बाहर ये इनर्ट फॉर्म में होते हैं। और नेक्स्ट में कि इनमें ना तो एनर्जी स्टोरिंग की प्रोसीजर होती है, ना तो एनर्जी फॉर्मेशन की प्रोसीजर होती है, इसलिए इनमें रेस्पिरेशन कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। इसके बाद ये एक नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स इसमें ना तो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ना तो सेल वॉल प्रेजेंट है, और ना तो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। इसके बाद ये अकेले जब ये आउटसाइड द होस्ट सेल होते हैं, ये कम्प्लीटली इनएक्टिव होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस होते हैं। लेकिन जैसे ही ये किसी होस्ट के अंदर जाते हैं, ये वहाँ जाकर एक्टिवेट हो जाते हैं, और फिर इन्फेक्शन कॉज करने की कैपेसिटी इनमें आ जाती है। इसके बाद हम अपार्ट फ्रॉम दीज कैरेक्टर, जो हमने लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग के कैरेक्टर्स पढ़े वायरस में, इसके साथ इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं कि नॉन सेलुलर से मतलब है कोई भी जो सेल के इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनलीज हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, कोई भी ऑर्गेनलीज इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, ना तो सेल वॉल प्रेजेंट है, ना तो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एक नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है। इसके बाद ये ऑब्लिगेटेड होते हैं, ऑब्लिगेटेड पैरासाइट होते हैं, और ये जीन लेवल पर जाकर स्पेसिफिक होते हैं। दैट मीन्स क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंट टाइप के प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, कैप्सिड के फॉर्मेशन में, एनवेलप के फॉर्मेशन में डिफरेंट टाइप के लिपोप्रोटीन्स से मिलकर बना हुआ होता है। तो इस पर्टिकुलर जब ये होस्ट सेल के अंदर जाएंगे और उसकी मशीनरी को इस्तेमाल करेंगे, तो ये अपने इन प्रोटीन या इन कैप्सिड के फॉर्मेशन के लिए इनको ये प्रोटीन्स की ज़रूरत होगी। तो जो इन प्रोटीन्स को बनाता होगा, ये उसी होस्ट सेल पर जाकर क्या करेंगे, फिर इन्फेक्शन कॉज करेंगे। इसीलिए जीन लेवल पर भी इनकी स्पेसिफिसिटी होती है। इसके बाद हम स्मॉलेस्ट वायरस की अगर बात करें, तो प्लांट के केस में अल्फ़ा मोज़ेक वायरस, जिसका साइज़ है अप्रॉक्सीमेटली 17 नैनोमीटर रिपोर्टेड है। और प्लांट के और एनिमल के केसेस में फूट एंड माउथ डिसीज़ कॉज करता है कैटल्स में, और इसका साइज़ जो है वो 10 nm है। और जो वायरस है वो इजीली ट्रांसमिट हो सकता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, मतलब ये किसी भी इन्फेक्टेड प्लांट से इजीली ट्रांसमिट होकर हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वायरस को हम इजीली प्रेसिपिटेट कर सकते हैं सस्पेंशन के फॉर्म में, और क्रिस्टलाइन कर सकते हैं, मतलब इसे हम इजीली क्रिस्टल फॉर्म में भी कलेक्ट कर सकते हैं। वायरस को कभी भी आर्टिफिशियल मीडियम में कल्चर नहीं किया जा सकता। वायरस को हमेशा लिविंग सेल के अंदर ही कल्चर किया जा सकता है, क्योंकि आउटसाइड द लिविंग होस्ट सेल ये इनर्ट हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें हमेशा लिविंग सेल के अंदर ही कल्चर किया जा सकता है। इसके बाद वायरस में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लिक एसिड आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। ये इसी के बेसिस पे हम फर्दर वायरस का क्लासिफिकेशन भी करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड कौन सा प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, डबल स्टैंडर्ड प्रेजेंट है, सिंगल स्टैंडर्ड, हेलिकल या क्यूबिकल, वो हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे इन क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। और इसी से वायरस से ही एसोसिएटेड 3-4 टर्म हैं जो कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट करती हैं। जैसे कि सबसे पहली टर्म है वायरा। वायरा का मतलब वायरा इज़ ऑल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड। वायरा इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ वायरस। तो वायरस, जब बहुत सारे वायरस की बात चल रही होगी, जब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो ऊपर सबसे पहले लिखा रहता है वायरा, मतलब प्लूरल फॉर्म जो है वो वायरा है वायरस की। उसके बाद सेकंड है विरियन। विरियन का मतलब है कंप्लीट वायरस पार्टिकल जिसमें इन्फेक्शन कॉज करने की कैपेसिटी हो। दैट मीन्स कंप्लीट वायरस पार्टिकल का मतलब है न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट हो,
कैप्सिड भी प्रेजेंट हो और एनवेलप भी प्रेजेंट हो और वो इन्फेक्शन कॉज करने की एबिलिटी रखता हो। इसके बाद बात करते हैं विरियोइड की। विरियोइड इज द सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए इज कैपेबल ऑफ डिजीज कॉजिंग, मतलब सिंगल स्ट्रैंड जो है किसी भी वायरस पार्टिकल का, उसमें इट्स सेल्फ कैपेसिटी हो कि वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है या डिजीज़ कॉज कर सकता है, तो फिर हम बोलते हैं। और इसमें कोई भी प्रोटीन पार्टिकल साथ में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, ओनली आरएनए इट्स सेल्फ कैपेबल है इन डिसीज़ कॉज करने के, तो इसे बोलते हैं फिर विरियोइड्स। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है प्रायोन्स। प्रायोन्स जो है कोई भी प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल जो डिसीज़ कॉज करने के लिए कैपेबल हो, उसे हम बोलते हैं प्रायोन्स। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत बेनिफिशियल लगा हो और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, मैं हट रही हूँ स्क्रीन से। अभी हमने पढ़ा कैरेक्टर्स ऑफ वायरस के बारे में, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। जो वायरस जो है वो 4 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। पहले तो एनवेलप, सेकंड कैप्सिड, न्यूक्लियोइड एंड एंजाइम्स। एनवेलप इज़ द आउटर लूज कवरिंग, जो सबसे बाहरी जो सतह होती है, सबसे बाहरी जो मेम्ब्रेन होती है, उसे हम एनवेलप बोलते हैं। ये लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स से मिलकर यानी ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। और ये जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये अलग अलग शेप का होता है, वेरिएबल शेप में पाया जाता है, इसलिए हम इसे प्लियोमॉर्फिक भी बोलते हैं। और साथ में जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एनवेलप की, उसे हम पेप्लोमर बोलते हैं। और अगर किसी भी वायरस में एनवेलप एब्सेंट होगा तो हम बोलते हैं कि वो वायरस कैसा है, नेकेड है, नेकेड वायरस है। और इसके एग्जांपल जिन भी वायरस में एनवेलप पाया जाता है उसके एग्जांपल है जैसे कि हर्पीज़ वायरस, HIV वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, तो इन सब वायरस में एनवेलप पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कैप्सिड की। एनवेलप के जस्ट अंदर पाई जाती है कैप्सिड। कैप्सिड जो है वो प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है, इसलिए हम इसे प्रोटीन कोट भी बोलते हैं। और ये जो कैप्सिड है ये न्यूक्लियोइड यानी कि जो सेंट्रल पोर्शन है आरएनए और डीएनए, इसको क्या करता है, कवर करता है। और ये जो कैप्सिड है इसकी जो सब यूनिट होती है वो होती है कैप्सोमर, और इस कैप्सोमर में भी एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके बाद जो सेंट्रल में कोर कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियोइड मतलब कि न्यूक्लिक एसिड। ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये आरएनए भी हो सकते हैं और डीएनए भी हो सकते हैं। अब ये जो आरएनए और डीएनए का जो स्ट्रैंडनेस है यानी कि डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं, मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है। मैक्सिमम केसेस में एनिमल में ये आरएनए डीएनए डबल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं एनिमल वायरस के केसेस में। प्लांट वायरस में मैक्सिमम सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंजाइम, जो 1 और 2 बहुत रेयर किसी वायरस में पाए जाते हैं। एंजाइम्स बहुत कम वायरसेस में पाए जाते हैं और इसमें या तो लाइसोजाइम रिपोर्ट है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रिपोर्टेड है। लाइसोजाइम जो है वो बैक्टीरियोफेज के केस में हमें देखने को मिलता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है वो रेट्रोवायरसेस के केस में हमें देखने को मिलता है। तो ये जो 4 कंपोनेंट हैं ये जब मिलते हैं तो एक कंबाइन एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वायरस का। अब हम एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में हमने HIV के वायरस को डिस्कस किया है स्ट्रक्चर को समझने के लिए कि एनवेलप कहाँ है, प्रोटीन कोट कहाँ है, न्यूक्लियोइड कहाँ है और एंजाइम कहाँ है। तो सबसे बाहरी वाली जो सतह है ये किससे बनी हुई होती है, लिपिड से मिलकर बनी हुई होती है और इसे अपन क्या बोलते हैं, एनवेलप बोलते हैं। और इसी में कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स लगे हुए होते हैं जिसे हम बोल रहे हैं रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये वायरस को होस्ट सेल के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ये रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन से भी मिलकर बने हुए हो सकते हैं। इसके बाद एनवेलप के जस्ट अंदर वाला पार्ट जो होता है ये प्रोटीन यूनिट्स एक दूसरे
दूसरे से जुड़कर बनी हुई होती हैं, इसे अपन क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। और इनसाइड द कैप्सिड न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, यानी कि आरएनए और डीएनए। एचआईवी के केस में ये न्यूक्लिक मटेरियल कौन सा है, आरएनए, तो ये आरएनए के स्ट्रैंड प्रेजेंट है। और एचआईवी के केस में यहाँ पर कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट होगा। तो ये अंदर हमने ये प्रोटीन कोटिंग के अंदर आरएनए और एंजाइम्स को शो किया है। तो ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है एचआईवी वायरस का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, और इस वायरस किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना है। और हमने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी देखा कि कहाँ पर कौन सा पार्ट एक्यूमुलेटेड है। थैंक यू सो मच।